नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी और आप सुन रहे हैं सेकेंड लेयर ट्रुथ के माध्यम से आज एक नए विषय पर परतों के नीचे छुपा हुआ सच। जी हां, आज जिस विषय का चुनाव हमने अपने इस श्रृंखला के लिए किया है उसका नाम है एकात्म मानववाद, यानी कि एकात्म मानव दर्शन। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। मैं बात कर रहा हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस आख्यान की जो वर्षों पहले उनके द्वारा दिया गया था, जो सृजित किया गया था। उस आख्यान के अंदर इतना कुछ छोड़ा गया था पंडित जी के द्वारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा, ताकि लोग समूची मानव जाति की जो महत्व है समूची मानव जाति का, उसे समझ सकें और उसके बारे में बातचीत कर सकें और उसके जो विभिन्न पहलू हैं उनकी गहराई को जानते हुए एक अच्छे मानवीय समाज का निर्माण कर सकें। इसलिए मैंने आज इस पूरे के पूरे जो विषय है उसमें से कुछ एक बिंदु निकाल करके और पूरे एकात्म मानववाद को आप तक एक सरल युक्ति के माध्यम से पहुंचाने का एक जो मेरा कर्तव्य था, आज मैं वो करने जा रहा हूं। और लगातार हम ऐसे विषयों पर आपसे बातचीत करते आए हैं। हमने विभिन्न कहानियों के माध्यम से या विभिन्न युक्तियों के माध्यम से आप तक कई बार सटीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो वसुधैव कुटुंबकम को आधार मानते हुए एकात्म मानववाद की रचना की थी, वो युक्ति मैं आप तक पहुंचाने में सफल साबित हो सकूं और अपनी बात कह सकूं और आपको समझा सकूं। इसके लिए मैंने ये श्रृंखला शुरू की है। एकात्म मानववाद का ये पहला भाग है और यहाँ से हम ये श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सेकेंड लेयर ट्रुथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि इस भाग के साथ साथ अन्य भाग भी आप तक लगातार पहुँच सकें। तो आइए बिना देर किए हुए करते हैं शुरुआत सबसे पहले बिंदु के साथ एकात्म मानव दर्शन की। एकात्म मानव दर्शन यानी कि एकात्मकता की बात यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कही है और जो सबसे पहला बिंदु उनके पूरे एकात्म मानव दर्शन में सार के रूप में निकल करके आता है वो है स्वीकार्यता। स्वीकार्यता का सबसे ज़्यादा अभाव हम वर्तमान परिदृश्य में देख सकते हैं, चाहे व्यापारिक हो, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी पहलू में अगर हम बात करें, यहाँ तक कि पारिवारिक संबंधों में भी हम स्वीकार्यता का अभाव कई बार देख पाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने साफ तौर पर अपने इस एकात्म मानव दर्शन में जिक्र करते हुए कहा है कि स्वीकार्यता होना बहुत ज़रूरी है, चाहे चीज़ें सकारात्मक हों या नकारात्मक हों। अगर सकारात्मक चीज़ें होती हैं तो आप उसे सकारात्मक रूप में स्वीकारिए, अगर चीज़ें नकारात्मक रूप में होती हैं तो आपको उन्हें नकारात्मक रूप में स्वीकारना होगा, लेकिन आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक वो चीज़ जो कि उस घटनाक्रम या कालखंड के दौरान घटित हुई है या जिसका उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है या जो उससे संबद्ध रहा है, उसका कोई ना कोई प्रभाव, कोई ना कोई अंश उस पूरी की पूरी घटनाक्रम को और पूरे के पूरे समय को एक दिशा देने के लिए बिल्कुल उपयोग हुआ है। तो ऐसे में अगर हम किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं तो वो बड़ा जटिल होता है, बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जो उसमें समाहित है, मान लीजिए एक पूरे के पूरे परिदृश्य में से अगर एक चीज़ हम कम कर दें तो पूरी रचना ही बदल जाएगी। तो यहाँ पर एक उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसा पंडित जी ने कहा है कि स्वीकार्यता बहुत ज़रूरी है। स्वीकार्यता का अभाव वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में दिखाई दे रहा है, इसलिए इतनी सारी चीज़ें जो उठ खड़ी होती हैं आज। हालांकि केवल विषय यही है कि स्वीकार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष पर भारतीय संस्कृति को हम विविधता का परिचायक कहते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पर जितने जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ और जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी भी देश में दुनिया के आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर एक ही पंथ या एक ही धर्म की बात करें तो ये सही बात नहीं होगी। भारतवर्ष का निर्माण केवल एक ही संस्कृति या एक ही परंपरा के नाते नहीं किया गया है, इसमें आने वाले सभी लोगों का योगदान है, चाहे वो आक्रमणकारी ही क्यों ना रहे हों। शक, हूण से लेकर के मुगल आक्रांताओं से लेकर के अंग्रेजों के आने तक समस्त, चाहे वो हमलावर के रूप में ही क्यों ना रहे हों, सभी ने समाज को एक ना एक कोई ना कोई एक दिशा ज़रूर दी है। क्योंकि मैंने जैसा पहले आपको बताया कि स्वीकार्यता ज़रूरी है। मैंने ये नहीं कहा कि आप उसे सही तरीके से स्वीकारें, अच्छे स्वरूप में स्वीकार करें या बुरे स्वरूप में स्वीकार करें। यहाँ पर उनका स्वीकार्यता से तात्पर्य यह था कि अगर नकारात्मकता के रूप में आप स्वीकारते हैं तो आपको उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे सीखने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं करना है। अगर वो चीज़ सकारात्मक है तो आपको उससे सीखने की ज़रूरत है कि हमें क्या कुछ करना है। स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी हम अगर देखें तो पिछले आज़ादी के समय से लेकर के और आज़ादी के समय से
पहले से लेकर के तमाम आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी रहा। सभी ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ अपनी बातें रखीं, बहुत विरोध भी हुए, सहमतियां भी आईं, सब कुछ हुआ। अगर पिछले 70 सालों की अगर हम केवल बात कर लें तो भारतवर्ष में लगातार लोकतंत्र के माध्यम से लोकतंत्र है और इसी लोकतंत्र के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं, वोटर को राजा कहा जाता है। तमाम जो पक्ष थे वो पूरी तरह से सुदृढ़ थे और एक भी सरकार ऐसी नहीं होगी जिसने कोई काम नहीं किया होगा। वर्तमान परिदृश्य 2020 में हम जिस भारत को देख पाते हैं उसमें चाहे वो कोई भी सरकार क्यों न रही हो, हर एक सरकार का बराबर योगदान है। चाहे वर्तमान की भाजपा सरकार हो या पिछले दशकों की कांग्रेस सरकार हो या गठबंधन सरकारें हों, हर एक सरकार ने कुछ ना कुछ करने का प्रयास ज़रूर किया है। नाकामी साबित हुई हैं, उनकी नकारात्मकता देखने को मिली है, प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो कि मैंने पहले कहा कि आप अगर चाहते हैं तो नकारात्मकता को नकारात्मक रूप में स्वीकार करिए, सकारात्मकता है तो सकारात्मक रूप में स्वीकार करिए, लेकिन आप उसे नकार नहीं सकते, यानी कि नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये पंडित जी के, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन से पहला बिंदु पूरे सार गर्भित रूप में सामने निकल करके आया, वो मैंने आप सभी के सामने रखने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि सत्य को सत्य के रूप में स्वीकारना स्वीकार्यता है और झूठ को झूठ के रूप में स्वीकारना भी सत्य का ही एक प्रारूप है। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे आपके अंदर स्वीकारता होगी। तो आप सोचिए कि कहाँ तक आप चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, क्या आप उन्हें नकार रहे हैं? अगर आप उन्हें नकारते हैं तो ये उचित कतई नहीं है। उसकी आपको समीक्षा करने की ज़रूरत है, उससे आपको सीखने की ज़रूरत है। पहला भाग जो है हमारा, हम उसको यहीं विराम देने वाले हैं और इसके अगले भाग में हम अगले कुछ एक बिंदुओं पर, जो कि बहुत सारे हैं, ये पूरी की पूरी श्रृंखला है जिसमें हम हर एक बिंदु पर आपसे बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, आपको सुनाने वाले हैं, समझाने वाले हैं एकात्म मानव दर्शन का सार कि क्या कुछ इतने वर्षों पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहने की कोशिश की थी। और हाँ, एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष की भूमिका निभाई, लेकिन इसके इन सब से इतर एकात्म मानव दर्शन की अगर हम बात करें तो वो ना तो किसी पार्टी के लिए लिखा गया, ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखा गया, ना किसी धर्म संप्रदाय के लिए लिखा गया, बल्कि उसमें समूची मानव जाति का जिक्र है। पूरे मानव धर्म को ऊंचाइयों पर ले जाने की उन्होंने कोशिश की है और उसके कारणों के विषय में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके विषय में उन्होंने चर्चा करने का प्रयास किया है। तो आप, अगर आपकी विचारधारा इससे इतर है, फिर भी इसको आपको सुनना चाहिए। और यहाँ पर एक बार और फिर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये श्रृंखला वाला भाग है, इसका पहला भाग मैंने आप सभी के सामने रखा है। अगर आप बाकी के भाग भी सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल सेकंड लेयर ट्रुथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं विकास द्विवेदी फ़िलहाल आपसे विदा लेता हूँ। अगले भाग में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इसी विषय को लेकर अगले नए बिंदु के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।